Hello, I hope you are very fine. Today I will discuss a most important topic from chapter Atomic Structure from class 11, that is hybridization. Without wasting our time, let's start the video. Thank you. दुनिया में कुछ भी होता है तो उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं. विदाउट एनी रीज़न नथिंग हैपनिंग इन द वर्ल्ड. तो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट आया, उसके पीछे भी कुछ रीजंस रहे होंगे. तो वो रीजंस क्या था, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे. जैसा आपको टॉपिक दिख रहा है, हाउ कार्बन फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स. तो जब हमने वैलेंस बॉन्ड थियरी पढ़ा था तो उस वैलेंस बॉन्ड थियरी में क्लियर कहा गया था कि वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है विद अपोजिट स्पिन. इफ़ वी डिस्कस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, then you find that what carbon 6, 1s2, 2s2 and 2p2. 2s orbital of the carbon contain 2 electrons and 2p orbital of the carbon contain 2 unpaired electrons. If valence bond theory is true, then कार्बन मस्ट फॉर्म ओनली 2 कोवैलेंट बॉन्ड. यानी कार्बन को केवल 2 कोवैलेंट बॉन्ड बनाना चाहिए. लेकिन जब आप CCl4 को डिस्कस करते हो या CH4 को डिस्कस करते हो तो आपको पता चलता है कि कार्बन कुल 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है. तो कार्बन ये 4 कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनाया जब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन केवल 2 है. तो इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट एराइज हुआ. और वो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट आया कैसे और सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस कौन किया, अब हम उस पर चलते हैं. तो लिनस पॉलिंग ने सबसे पहले डिस्कस किया था कि कार्बन 4 कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बना लेता है. लेकिन वो जो 4 कोवैलेंट बॉन्ड कार्बन बनाता है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं. वो प्रॉब्लम्स क्या हैं और वो 4 कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करते हैं. तो अगर हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें एनर्जी लेवल के बेस पे, तो इसमें 1s आएगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s आता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 2p आता है जिसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं. और एनर्जी लेवल के बेस पे देखोगे तो 1s की एनर्जी सबसे कम होगी, उसके बाद 2s की और उसके बाद 2p की. तो यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है केवल 2p ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है. यानी वैलेंस बॉन्ड थियरी के हिसाब से केवल इसको 2 कोवैलेंट बॉन्ड बनाना चाहिए. लेकिन लिनस पॉलिंग क्या कहते हैं कि 2s और 2p ऑर्बिटल की जो एनर्जी है लगभग एक जैसी है. और एक जैसी क्यों है, क्योंकि दोनों का n=2 है और n एनर्जी सेल को एक्सप्लेन करता है. तो यहाँ पे दोनों की एनर्जी जब सेम हो जाएगी तो लिनस पॉलिंग के अकॉर्डिंग 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ 2s इज़ प्रमोटेड टू द 2p ऑर्बिटल. सो द न्यू कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन्ड इज़ दिस. तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब आप देखो तो 2s और 2p के पास मिलाकर कुल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं. इसलिए बॉन्डिंग में यही 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जाते हैं और 4 कोवैलेंट बॉन्ड कार्बन फॉर्म कर देता है. वो कैसे फॉर्म करेगा, अब कार्बन के पास कुल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए जिसमें से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2s के अंदर और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं 2p के अंदर. अब यहाँ पे अगर हम मीथेन के फॉर्मेशन को देखें, क्योंकि पॉलिंग ने मीथेन के फॉर्मेशन को ही एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पे अब इसके साथ शेयरिंग करने के लिए कौन आएगा, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल विच कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल आता है जो कि स्फेरिकल शेप का होता है और सब सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग होंगे. और यही जब पेयर करते हैं
तो कुल 4 कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। लेकिन इस 4 कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में है क्या कि एक एस के साथ बाइंड हो रहा है और यहाँ पे 3p 3s के साथ बाइंड हो रहे हैं, यानी कि 3 यहाँ पे sp बॉन्ड बनेगा और एक ss बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे ss ऑर्बिटल और sp ऑर्बिटल की जो मिक्सिंग होगी उसका जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि आपको पता है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ओरिएंटेशन पे और ऑर्बिटल के शेप पे डिपेंड करता है। इसलिए कार्बन के इस कंपाउंड के अंदर जो 4 CH बॉन्ड बनेंगे उन CH बॉन्ड में एक बॉन्ड अलग लेंथ का और 3 बॉन्ड अलग लेंथ का होना चाहिए। इस ऑर्बिटल के मिक्सिंग के कॉन्सेप्ट पे ये बोला जा रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी से पता चलता है कि इस मीथेन के अंदर जो 4 कोवैलेंट बॉन्ड हैं वो आइडेंटिकल नहीं होने चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या कहता है, मीथेन कंटेन 4 CH बॉन्ड एंड ऑल द बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल। तो जो 4 बॉन्ड आइडेंटिकल बने वो कहाँ से बने, कैसे बने, अब हम उसका एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। तो पॉलिंग ने क्या बताया कि यहाँ पे जब बॉन्ड फॉर्मेशन होने की बात होती है उस टाइम पे सेम एनर्जी वाले कुछ ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाते हैं, यानी ऑर्बिटल्स आर इंटरमिक्स्ड बिफोर द बॉन्डिंग। और ये ऑर्बिटल जो मिक्स होंगे उसके बाद कुछ नया ऑर्बिटल बनता है जिस ऑर्बिटल को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, और उसी हाइब्रिड ऑर्बिटल के बेस पे हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ गया। जैसे आपको पता है कि जैसे 2 अलग या 3 अलग अलग बाइक्स के पार्ट को निकाल के और उसको आप कंबाइन कर दो, तो कंबाइन करने से आपको एक नया बाइक मिल जाता है। और उस बाइक के अंदर तीनों के जब पार्ट आपने कंपाइल किए हुए हैं तो उसमें तीनों के फीचर्स एक साथ आपको दिखाई देते हैं, उसको हम हाइब्रिड बाइक कहते हैं। तो सेम ऐसे मार्केट में आप देखो बहुत सारे हाइब्रिड बाइक, कार्स सब कुछ आ चुके हैं। इवन हाइब्रिड हम लोग सीड्स यूज करते हैं जिसमें अलग अलग जो वैरायटीज़ होती हैं उनके कैरेक्टर्स को एक साथ मिक्स करके उसको बनाया जाता है। सेम ऐसे यहाँ पे भी हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स कर देते हैं, और एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करने से फ़ायदा क्या होता है कि जब इनको आप मिक्स कर दोगे तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है इनकी सेम हो जाती है, उससे फिर जो बॉन्ड आता है वो एक जैसे कैरेक्टर का आता है। तो इसकी मिक्सिंग कैसे होगी उसको अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है क्या और उसके कैरेक्टर्स क्या हैं। चलिए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? Phenomena of intermixing of atomic orbitals of same atom having slightly different energy to form a new orbital of equal energy and identical shape is called hybridization। जैसे अभी हमने जो वहाँ पे देखा था कॉन्सेप्ट, कार्बन का 1s कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, 2s कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन and 2p containing 2 unpaired electron like this। तो यहाँ पे 2p और 2s का जो एनर्जी है वो आइडेंटिकल है, इसलिए इन दोनों के ऑर्बिटल मिक्स हो जाएंगे। 1s मिक्स नहीं होगा क्योंकि इसका n चेंज हो चुका है, और n चेंज होगा तो उससे क्या होगा, उसकी एनर्जी अलग हो जाएगी। ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो मिक्स होने से क्या होता है, उससे हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाता है। कैसे बनेगा उसको देख लो। ये 1s का इलेक्ट्रॉन रहेगा जो कि 2 है, उसके बाद 2s और 2p आपस में मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होने के बाद उनकी जो एनर्जी लेवल होगी एक बराबर हो जाएगी, और उस हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम एक नाम दे देते हैं। और उसका नाम कैसे देंगे कि कौन कौन से ऑर्बिटल कितने नंबर में मिक्स हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसका एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके यहाँ पे आया हुआ है, जिसकी वजह से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन s में हो गया और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन p में हो गया। तो यहाँ पे एक s और 3 p ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं,
इसलिए इसको नाम दे देंगे sp3। इस तरीके से बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनते हैं, और वो कैसे बनेंगे उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कैरेक्टर, तो हाइब्रिडाइजेशन का पहला कैरेक्टर क्या है? ओनली दोज ऑर्बिटल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन विच हैव सिमिलर एनर्जी एंड बिलोंग्स टू सेम एटम। यहाँ पे जितने भी ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे उनकी एनर्जी तो पहली बात है कि सिमिलर होना चाहिए, और दूसरा जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे वो एक ही एटम के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक एटम हमने कोई n का ले लिया और दूसरा O का ले लिया और इसके 2s को और इसके 2p को हमने हाइब्रिड बना दिया, ऐसा आप कभी नहीं कर सकते। दूसरा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म इज सेम एज नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व, यानी जितने एटॉमिक ऑर्बिटल को आप इन्वॉल्व करोगे उतने ही यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। जैसे अगर एक s और एक p को आप इन्वॉल्व करोगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे 2 बनेंगे, और उन दोनों का नाम होगा sp। जब एक s और 2p ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व करोगे, देन हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म? देयर इज 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म एंड ऑल आर रिप्रेजेंटेड एज sp2। तो sp2 रिप्रेजेंटेशन के कुल 3 ऑर्बिटल बन जाएंगे। सेम ऐसे अगर एक s और 3p इन्वॉल्व होगा तो उसको हम sp3 नाम देंगे, और उस तरीके के हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बन जाएंगे? 4। अगला पॉइंट क्या है? बोथ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स कैन इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। ये वाला जो कॉन्सेप्ट था वो वैलेंस बॉन्ड थियरी में नहीं है। वैलेंस बॉन्ड थियरी में क्या है कि केवल हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन के साथ होने चाहिए। यहाँ पे क्या है कि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड सभी इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे कार्बन के केस में आपने देखा कि जो 2s था वो पेयर्ड था, 2p था उसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थे, लेकिन ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गया और ये भी पार्टिसिपेट कर गया, तो इसमें सब पार्टिसिपेट कर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव टू फॉर्म स्टेबल बॉन्ड देन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। मीन्स जब आप s ऑर्बिटल को या p ऑर्बिटल को यूज करोगे बॉन्डिंग के लिए तो वो बॉन्ड नहीं बना पाता, लेकिन जब ये मिक्स होके हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेते हैं लाइक दिस, तो इस कंडीशन में ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से बहुत कम होती है, और आपको पता है जिसकी एनर्जी कम होती है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस एंड प्रोवाइड प्रॉपर शेप। इस हाइब्रिड ऑर्बिटल को आप क्या करोगे, जब 3 डायमेंशनल स्पेस में ओरिएंट कर दोगे तो उससे एक प्रॉपर ज्योमेट्री या फिर शेप मिल जाता है मॉलिक्यूल को। अगर आप बैलेंस बॉन्ड थियरी को ऑब्जर्व करो तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं तो वहाँ पे 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। उसमें कुछ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं और कुछ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का जो रिपल्सन होता है वो अलग अलग होता है, तो इनके रिपल्सन के अलग अलग होने की वजह से वहाँ पे जो ज्योमेट्री होती है वो मॉलिक्यूल के हिसाब से बदलती रहती है। लेकिन यहाँ पे जब बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग सभी इलेक्ट्रॉन मिक्स होके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे तो जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे सबकी एनर्जी सेम हो जाती है। इसलिए यहाँ पे यानी कि हाइब्रिडाइजेशन के केस में बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सन का कोई चक्कर नहीं होगा, इसलिए वहाँ पे जो ज्योमेट्री और शेप होगी वो हमेशा बराबर रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हाइब्रिडाइजेशन हैपन ओनली ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी s और p ऑर्बिटल को जैसे आप मिक्स कर रहे हो कार्बन के, तो कार्बन के s और p ऑर्बिटल कब मिक्स होंगे? जब इसको बॉन्ड फॉर्मेशन में जाना होगा, यानी जब इसको बॉन्ड बनाना होगा। जब तक ये बॉन्ड बनाने की कंडीशन में नहीं होगा तब तक इसके s और p ऑर्बिटल सेपरेट रहेंगे और एटॉमिक ऑर्बिटल के ही फॉर्म में रहेंगे। जब इनको बॉन्ड बनाना होता है तब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं।
और नेक्स्ट पॉइंट है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी लोअर होती है, ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, और एनर्जी लोअर होने की वजह से ही ये ज़्यादा स्टेबल होता है और ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक ऑर्बिटल। चलिए अब हम लोग टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है वो उस बेस पे है कि कितने वहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल किस टाइप के मिक्सिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो जब एक s और एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है तो हाइब्रिडाइजेशन को हम बोलते हैं sp, और यहाँ पे sp के कुल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, 2। तो आप सेंट्रल जो एलिमेंट होगा उसके अराउंड 2 बॉन्ड पेयर बनाओगे और दोनों बॉन्ड पेयर 180 डिग्री पे एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे, इसलिए यहाँ पे जो जियोमेट्री या शेप आएगा उसको आप बोलोगे लीनियर। सेम ऐसे ही एक s और 2p ऑर्बिटल्स जब इन्वॉल्व होंगे तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा और इसके कुल बॉन्ड बनेंगे 3। तो आप सेंट्रल एलिमेंट के अराउंड 3 बॉन्ड को इस तरीके से ओरिएंट करोगे तो इनके बीच में एंगल आएगा 120 डिग्री, और इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि ये सभी जो बॉन्ड हैं वो इसी एक पेज पे हमने बनाए हुए हैं 120 डिग्री पे। अगर इस पेज के परपेंडिकुलर अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड आप बॉन्ड बनाते हो तो फिर वहाँ पे प्लेनर आप यूज नहीं करते। उसके बाद एक s और 3p जब इन्वॉल्व होगा बॉन्डिंग में तो उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और कुल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, 4। तो आप सेंट्रल एलिमेंट के अराउंड 4 बॉन्ड को अरेंज करोगे तो आपको जो यहाँ पे शेप मिलेगा वो मिलेगा टेट्राहेड्रल, और यहाँ पे बॉन्ड ओरिएंटेड होंगे 109 डिग्री एंड 28 मिनट पे, तो ये टेट्राहेड्रल हो गया। उसके बाद s 3p के साथ एक d इन्वॉल्व हो जाता है तो उसको हम sp3d कहते हैं, और यहाँ पे इसके कुल जो बॉन्ड पेयर बनेंगे वो 5 बनेंगे। तो आप 5 को ओरिएंट करोगे 3 डायमेंशनल स्पेस में तो वहाँ पे जो 3 बॉन्ड पेयर होंगे उनको आप एक पेज में लाई करा देते हो, एक को पेज के ऊपर परपेंडिकुलर और एक को पेज के नीचे परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे आ जाता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्योंकि यहाँ पे ट्राइगोन तो आपका प्लेन में है, प्लेन के ऊपर एक बॉन्ड आपने बनाया 90 डिग्री पे और एक बॉन्ड नीचे बनाया 90 डिग्री पे, और जो यहाँ पे प्लेन के ऊपर होंगे उनके अंदर जो एंगल होगा वो 120 डिग्री का होगा। तो 3 120 डिग्री पे और 2 90 डिग्री पे यहाँ पे लाई करते हैं। सेम ऐसे ही एक s 3p और 2d इन्वॉल्व होता है तो उसको sp3 और d2 कह देते हैं। तो इसमें कुल जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो 6 इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए 6 यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, और इसका जो शेप आ जाएगा उसमें 4 को हम एक प्लेन में अलाइन कर देंगे और एक को प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर और एक को प्लेन के नीचे। तो इस तरीके से इसका शेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। तो ये शेप आप जानते रहना, तो आपसे कोई भी एग्जांपल दे के वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन और शेप पूछा जाएगा। तो ये इस तरीके से पूरा इसमें हाइब्रिडाइजेशन और उसके शेप हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स पे। चलिए, किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन बताने के लिए आपको ये फार्मूला यूज करना है, और आप जानते रहना कि किसी भी मॉलिक्यूल में जब हम हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं तो हमेशा वो सेंट्रल एलिमेंट का बताते हैं, और यहाँ पे उसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखोगे उसमें सेंट्रल एटम कौन सा है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको लिखना होगा, और उस कंपाउंड में कितने मोनोवैलेंट एटम लगे हुए हैं उस मोनोवैलेंट एटम को ऐड करना है, और फिर उसमें से आप अगर उसके ऊपर यानी एज अ होल मॉलिक्यूल के ऊपर अगर कोई चार्ज होगा तो उस चार्ज को आप यूज करोगे विद साइन, यानी नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव के साथ यूज करना पड़ेगा, फिर नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव होगा, और अगर ये पॉजिटिव लिखोगे तो उस चार्ज को इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो जब इस फार्मूले को आप यूज करोगे तो यहाँ पे आपको एक नंबर मिलेगा, उसी नंबर से हम हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं। तो जो ये नंबर मिलता है वो या तो 2 मिलेगा, 3 मिलेगा,
4 मिलेगा या फिर 5 मिलेगा, ऐसे नंबर मिलता है। ये नंबर कभी भी आपको फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा या 1 नहीं मिलेगा। तो अगर ये 2 मिलेगा तो आपको हाइब्रिडाइजेशन लिखना है sp3 मिलेगा तो sp2, यानी जो जितना नंबर मिलेगा उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे होंगे। अब इसको चेक कर लेना, जैसे यहाँ पे s और 2p मिलके कुल 3 हो गया तो इसका नंबर 3 होना चाहिए। 4 के लिए सेम ऐसे क्या हो जाएगा sp3, 5 के लिए क्या हो जाएगा sp3 के साथ एक d आ जाएगा। अगर 6 आ जाता है तो वहाँ पे sp3d2 आपको लिखना है। तो इस तरीके से आप नंबर को देख के हाइब्रिडाइजेशन बता दोगे, और जब हाइब्रिडाइजेशन बता दोगे तो उसके बाद आपको ज्योमेट्री मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं, सेंट्रल एलिमेंट के साथ आप 2 बॉन्ड दिखाओगे तो यहाँ पे लीनियर बन जाएगा 180 डिग्री पे, 3 दिखाओगे तो 120 डिग्री पे ट्राइगोनल प्लेनर आ जाएगा, 4 के लिए टेट्राहेड्रल, 5 के लिए ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल। तो इस तरीके से उसका आप शेप भी बता सकते हो। तो चलो हम एक एग्जाम्पल सबसे पहले करते हैं। जैसे हमने लिख लिया CH4, तो CH4 में सबसे पहले हमको सेंट्रल एलिमेंट देखना है, और सेंट्रल एलिमेंट हमेशा हमारा कौन होता है, जो ज़्यादा बॉन्ड बनाता है या जिसकी कोवैलेंसी ज़्यादा होती है। हमेशा याद रखना, जो ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा है जिसकी कोवैलेंसी ज़्यादा होगी उसी को हम सेंट्रल एलिमेंट मान लेते हैं। तो यहाँ पे हाफ हो गया, फार्मूले वाला हाफ है ये। उसके बाद कार्बन सेंट्रल एलिमेंट है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कुल हैं 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम का मतलब हो गया जिसका चार्ज 1 होता है। अब वो चार्ज 1 प्लस भी हमारा हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो इसमें आपका हाइड्रोजन आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, ये सब मोनोवैलेंट एटम है। इन सब का जितना नंबर होगा उसी को लिख लेना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है कुल 4, उसके बाद इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो चार्ज का जो कॉलम है वो खाली रहेगा। ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये 4 आएगा। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको आपको लिखना है sp3, और अगर आपको शेप लिखना होगा तो लिख देना टेट्राहेड्रल। हो गया काम। चलो सेम ऐसे दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया PO4 पे 3-, तो PO4 पे 3- में जो सेंट्रल एटम होगा हमारा फास्फोरस होगा। तो फास्फोरस का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 5 होता है, तो हमने यहाँ पे 5 लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो डाईवैलेंट है, क्योंकि इस पे चार्ज -2 होता है, और केवल -1 या +1 चार्ज वाला ही आपको मोनोवैलेंट एटम कंसीडर करना होता है। इसलिए यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम वाला कॉलम 0 हो गया, और चार्ज इसके ऊपर एज अ होल देखो -3 है, इसलिए आप यहाँ पे चार्ज को विद साइन लिखना है, इसलिए आप ब्रैकेट में -3 लिखोगे, ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, इसलिए टोटल जो यहाँ पे नंबर आएगा वो 8/2 आएगा, यानी कि 4। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी सेम यही रहेगा sp3, और इसका भी जो शेप होगा वो आ जाएगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, ऐसे एक तीसरा एग्जांपल आप और कर दो जिसमें हम लोग यूज कर लेते हैं NH4 पे प्लस। तो NH4 पे प्लस को यूज करोगे तो आप लिखोगे हाफ सेंट्रल एटम नाइट्रोजन जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, मोनोवैलेंट एटम हाइड्रोजन जिसका नंबर 4, माइनस चार्ज यहाँ पे टोटल +1 है इसलिए आप +1 लिखोगे, तो ये नंबर माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 8/2 4, इसका भी आ जाएगा sp3। तो सेम ऐसे किसी का भी आप निकाल सकते हो। जैसे मान लो कोई आपको एग्जाम्पल दे दिया जिसमें मेटल भी प्रेजेंट है, CaCO3, इसका निकालना है। तो इसका निकालने के लिए क्या होगा कि अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट होता है तो आप क्या करो, यहाँ का मेटल गायब कर दो, और जैसे मेटल को हटाओगे तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। तो CO3, अब यहाँ पे कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में जब बाहर होगा तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब CaCO3 का हाइब्रिडाइजेशन बताने का मतलब सिंपल सा है कि हम CO3 पे 2- का हाइब्रिडाइजेशन बता रहे हैं। तो इसका निकाल दो, तो हाफ कार्बन है इसलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 4, और ऑक्सीजन डाईवैलेंट है तो मोनोवैलेंट का कॉलम खाली कर दिया, और फिर चार्ज की जगह यूज कर लिया -2, टोटल नंबर हो गया 6/2 3। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2 और शेप हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। तो बस ये हो गया इसका आंसर। जैसे मैं यहाँ पे इनऑर्गेनिक जितने भी कंपाउंड्स हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं, ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी बताया जाता है।
तो कार्बन का हाइब्रिडेशन बताने के लिए वहाँ पे बस आपको चेक करना होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 आता है तो आपको sp लिखना होगा, 3 आता है तो sp2 और 4 आता है तो sp3। जैसे अगर हम कोई एग्जांपल ले लें, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH3। तो इसमें आपको अगर हाइब्रिडेशन सभी कार्बन का बताना होगा तो आप देखना उसके साथ कितने कोवेलेंट बॉन्ड लगे हुए हैं। तो इसको थोड़ा सा हम लोग और डिफ्रेंशिएट करके इसके बॉन्ड को लिख रहे हैं। तो इस कार्बन के साथ देखो 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है इस तरीके से, फिर डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन, फिर डबल बॉन्ड है। इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन लगा हुआ है, फिर कार्बन, उसके साथ 3 हाइड्रोजन इस तरीके से लगे हुए हैं। अब यहाँ पे बॉन्ड आप कैलकुलेट कर लो। तो इस कार्बन के साथ जो कोवेलेंट बॉन्ड है एक ये है, एक ये है, और इस डबल बॉन्ड में आपको पता है एक पाई होता है और एक कोवेलेंट होता है। तो ये 1 2 और 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, इसलिए इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो होगा sp2। सेम ऐसे इसमें आ जाओ, एक कोवेलेंट बॉन्ड ये वाला होगा और एक कोवेलेंट बॉन्ड ये वाला होगा। 2 कोवेलेंट बॉन्ड हैं इसलिए इसका हाइब्रिडेशन होगा sp। यहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड ये, एक कोवेलेंट बॉन्ड ये, एक ये, टोटल कोवेलेंट बॉन्ड 3, इसलिए हाइब्रिडेशन हो जाएगा इसका sp2। सेम ऐसे यहाँ पे कुल 4 कोवेलेंट बॉन्ड लगे हुए हैं इसलिए इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। तो इस तरीके से किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आप कार्बन का हाइब्रिडेशन बता सकते हो। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। चलिए इस एग्जांपल को देखते हैं। तो अगर इसके बॉन्ड को थोड़ा सा हम डिफ्रेंशिएट करें तो C के साथ 3 हाइड्रोजन, उसके बाद C के साथ डबल बॉन्ड O, फिर C के साथ 2 हाइड्रोजन और C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पे कार्बन की जो कोवैलेंसी आपको दिख रही है 4 दिख रही है इसलिए sp3। यहाँ पे कार्बन के साथ कोवैलेंट कुल 3 लगे हुए हैं इसलिए इसका sp2। इसके साथ 4 बॉन्ड दिख रहा है sp3। इसके साथ एक कोवैलेंट बॉन्ड ये, एक ये होगा इसलिए इसका होगा sp, इसका भी हो जाएगा sp। तो इस तरीके से आप बता दोगे हाइब्रिडेशन। अब एक एग्जांपल आपके लिए, इसको आप लोग देख लो। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे लगा दिया हमने CN। तो जब CN होगा तो यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। आप इसको इस तरीके से यूज करोगे और इसका हाइब्रिडेशन आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये आप कर लेना। इसमें एक हाइब्रिडेशन का एप्लीकेशन है, उसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। हाइब्रिडेशन में हम बताते हैं S कैरेक्टर। तो जब sp को आप देखो तो sp में क्या होगा, एक s और एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है इसलिए यहाँ पे s% हमारा होगा 50% और p भी हमारा होगा 50%। अगर हम sp2 ले लें तो sp2 में एक s और 2p इन्वॉल्व है इसलिए यहाँ पे इनका जो परसेंटेज आएगा लगभग 33.3 आएगा s का, 66.6% आएगा p का। ऐसे ही sp3 अगर हम ले लें तो उसमें s का एक पार्ट और p का 3 पार्ट इन्वॉल्व है तो इसका 25% s कैरेक्टर आएगा और 75% यहाँ पे p कैरेक्टर आएगा। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर जैसे जैसे s परसेंटेज बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की बढ़ जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ s कैरेक्टर। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे बॉन्ड की पोलैरिटी आपको पता चलने लगती है, या फिर इलेक्ट्रॉन की जब आप शिफ्टिंग कराते हो तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट करेगा वो पता चल जाता है। जैसे कार्बन CH3 C डबल बॉन्ड और यहाँ पे हमने कुछ भी लिख दिया है CH3। तो अगर यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को आप देखो तो इस इलेक्ट्रॉन के क्लाउड का इलेक्ट्रॉन किधर ज़्यादा पॉइंट आउट होगा उसको आप यहाँ पे आसानी से बता सकते हो। इस कार्बन का जो हाइब्रिडेशन है वो sp3 है और यहाँ पे इसका जो हाइब्रिडेशन है वो sp2 है।
तो sp2 में s कैरेक्टर ज़्यादा है एज़ कंपेयर विद sp3। तो जो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा इस कार्बन का वो ज़्यादा होगा इसके कंपेयर में, इसलिए इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट करता है। तो इस तरीके से इस बॉन्ड की पोलैरिटी आपको पता चल जाएगी। तो इसके ऊपर हल्का सा आपको पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पे हल्का सा आपको नेगेटिव चार्ज दिखेगा। तो सेम ऐसे ही इसको हम करते हैं। तो ये पूरा हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक है, इसको आप लोग पढ़ो। अगर इसमें कोई डाउट होता है आप हमें कमेंट कर सकते हो। कोई आपको वीडियो आपके टॉपिक से रिलेटेड चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके टॉपिक सेंड करो, मैं उस पर आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा। वीडियो आप देखते रहो। कोई प्रॉब्लम होती है, कोई आपको सजेशन देना है तो मोस्ट वेलकम, आप सजेस्ट कर सकते हो। थैंक यू।